फ्रेंड्स नमस्कार। आज फिर एक वीडियो लेकर फिर से आपके सामने पेश हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 10th क्लास के इंग्लिश का सिलेबस का रिवीजन चल रहा है और एक एक करके सभी टॉपिक डाल दिए गए हैं। आज जो अपना टॉपिक है वो है नरेशन और ये है लास्ट टॉपिक। इससे पहले हमने अनसीन पैसेज के बारे में एक वीडियो डाला है, फिर उसके बाद एनालिटिकल पैराग्राफ, फिर उसके बाद जो है ना लेटर राइटिंग की 4 वीडियोज़ अलग अलग आपको डाल दी गई हैं और उसके बाद जो है ना जो आपके ग्रामर के 5 टॉपिक्स हैं उसकी एक एक करके वीडियो डाल दी गई है। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो उन वीडियो को भी आप देख सकते हैं और अपने सभी टॉपिक का अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है नरेशन। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड भी 4 क्वेश्चन आते हैं। 4 क्वेश्चन जो है उसके अंदर कई बार तो कन्वर्ट करने के लिए आ जाता है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करें, कई बार जो है ना फिल इन द ब्लैंक्स वाला पोर्शन आ जाता है, हाफ ऑफ द सेंटेंस इज डन एंड रेस्ट ऑल यू विल डू योरसेल्फ। तो 2 तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनको करने के लिए हमें नरेशन को अच्छे से सीखना है, समझना है, तो उसकी प्रिपरेशन पूरी अच्छी से हो जानी चाहिए जिससे कि आपके एक भी मार्क्स इधर से उधर नहीं हो जाए या कट नहीं जाए। चलो शुरू करते हैं अपना टॉपिक। सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए। हाँ, आगे नहीं गाएंगे हैं? हाँ, ऐसा भी हो सकता है मेरा फैमिली बैकग्राउंड भी बिगाड़ दे। वीडियो चल रही है क्या? चलने दे दो। हाँ जी, तो टॉपिक का नाम है बेटा नरेशन। नरेशन का मीन्स होता है टू नरेट, क्योंकि मैंने आपको बताया जैसे ही कोई टॉपिक बोर्ड पर लिखा जाए आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर व्हाट। अब इसका मीन्स क्या हो गया? टू नरेट। नरेट का मतलब होता है कहना, बताना, समझाना, बोलना, ऑल द थिंग्स। ये सारी बातें नरेशन के बारे में। अब जो नरेशन होता है उसके 2 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट होते हैं। नंबर फर्स्ट, डायरेक्ट, मतलब किसी के पास अगर हमें कोई इंफॉर्मेशन पहुंचानी है तो उसके 2 तरीके हैं, एक है डायरेक्ट और दूसरा है इनडायरेक्ट। अब आप बताइए, आपको किसी को कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचानी हो तो डायरेक्ट तरीका सही है या इनडायरेक्ट तरीका सही है? डायरेक्ट का मतलब हो गया कि आप सेल्फ जाके किसी को कुछ बता रहे हैं, और इनडायरेक्ट का मतलब हो गया कि किसी के थ्रू इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है। जैसे ये वीडियो है, इसमें जो भी कुछ मैं पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ये आपके पास डायरेक्ट पहुंच रही है, लेकिन आप इस चीज को किसी दूसरे को एक्सप्लेन करोगे तो वो तरीका हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है। अब जो डायरेक्ट स्पीच है उसके अंदर क्या होता है? एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर होते हैं। स्पीकर के द्वारा कहे गए जो वर्ड्स हैं वो होते हैं इसके अंदर। अब इसके भी बेटा 2 पार्ट होते हैं। 2 पार्ट कौन कौन से हैं? एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब, जिसको शॉर्ट फॉर्म में RV बोल देते हैं, और दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, इसको शॉर्ट फॉर्म में RS बोल देते हैं। बिल्कुल बड़े ध्यान से प्यार से समझना है टॉपिक को, इससे रिलेटेड कोई भी डाउट आपके फिर नहीं रह जाएगी। अब जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसके अंदर एक सेंटेंस होता है, और सेंटेंस को बनाने के लिए कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है। वो कौन कौन सी चीजें हैं उसके बारे में जान लेते हैं। मेनली तो 2 चीजें चाहिए। क्या क्या चाहिए? सब्जेक्ट प्लस वर्ब। सब्जेक्ट और वर्ब, जैसे कि आई सेड, एक सब्जेक्ट हो गया, एक वर्ब हो गई। उसके बाद जो है ना ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। हर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होना जरूरी भी नहीं। ठीक है जी। अब जो रिपोर्टेड स्पीच है इसके भी कुछ पार्ट होते हैं। सेम सिचुएशन यहां पर भी है। यहां पर भी क्या क्या है? एक है इसके अंदर सब्जेक्ट प्लस वर्ब है, और वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब ये भी अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस बन रहा है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो 2 अलग अलग अपने आप में सेंटेंस है। अब ये जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है ये कॉमा से पहले वाला पार्ट होता है, इसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग मतलब ING लगा हुआ है ना, तो कहने वाला अपनी बात को कह रहा है, कंटिन्यूटी में एक्शन है। ये है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच का मतलब हुआ वो बात जो पहले कही जा चुकी है। रिपोर्टेड मतलब मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, तो इसका मतलब ये बात पहले कही जा चुकी है, इसलिए ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखी जाएगी। क्यों लिखी जाएगी? क्योंकि ये एक्चुअल वर्ड ऑफ द स्पीकर्स है। जो भी कुछ स्पीकर ने बोला है, बोलने वाले ने जो भी कुछ बोला है, बिल्कुल वैसा का वैसा ही आपने उसको रखा हुआ है। अब चलो सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस से समझ में आएगा। जैसे आई सेड टू यू, ये क्या हो गया? ये हो गए रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है। अब चलो, मैंने आपसे कहा था। कहा था मतलब कब? पहले। ये बात जो है ना रिपोर्टिंग वर्ब में चल रही है। अब क्या कहा था? यू आर लुकिंग हैंडसम टुडे, आज आप सुंदर दिख रहे हैं। ठीक है, ये मेरे एक्चुअल वर्ड है।
आई सेड टू यू यू आर लुकिंग हैंडसम टुडे। अब ये एक सेंटेंस है, ये एक सेंटेंस है, दोनों अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है, दोनों के अंदर अपनी सेपरेट वर्ब है और सेपरेट सब्जेक्ट है। जब हम इन दोनों सेंटेंस को आपस में मिलाएंगे तो दो सेंटेंस को आपस में मिलाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कंजंक्शन। ठीक है, तो कुछ चीजें जो ऐसी हैं जो डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो उनमें कुछ चेंजेस करना पड़ता है। अब आप जानते ही हैं, किसी इंसान को आपने कभी कोई बात बताई हो, ऐसा कभी हो नहीं सकता है कि वो बात वैसी की वैसी रह गई हो, उसमें कुछ ना कुछ नमक मिर्च जरूर मिलाया जाएगा। नमक मिर्च मिलाने का मतलब समझ गया? तेरे को बोल रहा हूं पार्थ, नमक मिर्च मिलाने का मतलब समझ गया ना? तो नमक मिर्च मिलाने का मतलब क्या है कि वो बात वैसी की वैसी, कितना ही आपका पर्सनल फ्रेंड क्यों ना हो, कितने ही आप उससे प्राइवेट बातें क्यों ना करते हो, जिस दिन बात खराब होगी उन बातों में नमक मिर्च जरूर ही मिल जाना है। चलिए, अब जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में हम चेंज करेंगे तो कुछ चेंजेस करते हैं। अब ज्यादा से ज्यादा कितने नमक मिर्च मिलाए जा सकते हैं? 5 चेंजेस। ठीक है, 5 ही चेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो बात बोली ही नहीं गई हो वो भी बात उसमें अड़ा दी जाए। बेवकूफ इंसान है, लाइफ का उसको कुछ खास एक्सपीरियंस नहीं है, एज कम है। क्यों? क्योंकि वो जो है ना कुछ भी मिलाने की कोशिश कर रहा है। कुछ भी तो नहीं मिलाया जा सकता, थोड़ा बहुत ही तो मिलाया जा सकता है। वो कहते हैं ना तिल का पहाड़ बना देना। अब तिल का ही तो पहाड़ बनेगा, जब तिल ही नहीं है तो पहाड़ कैसे बन जाएगा? कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत बात जरूर है, तभी ये बात जो है ना यहाँ तक पहुंची है। समझ में आ गया क्या? चलो जी, अब कौन कौन सी चीजें हैं? 5 चेंजेस करेंगे। नंबर फर्स्ट जो हम चेंज करते हैं वो करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब्स, वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब की वर्ब के अंदर चेंज कर देते हैं। इसका मतलब पहला चेंज तो होगा बेटा यहां पर, फर्स्ट चेंज तो हम यहां करने वाले हैं। रिपोर्टिंग वर्ब की वर्ब, ये तो हो गई रिपोर्टिंग वर्ब, इसके अंदर भी एक वर्ब है, उसको चेंज करते हैं सबसे पहले। ठीक है, और ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये रिपोर्टेड स्पीच के ऊपर डिपेंड करता है कि इधर कैसी वर्ब आनी चाहिए। इधर व्हाटएवर इज रिटन, जो भी कुछ लिखा हुआ है उसको इसके अकॉर्डिंग ही हम चेंज करेंगे। जब तक ये सेंटेंस आपने नहीं पढ़ा है आप इधर कुछ भी छेड़खानी नहीं कर सकते। सेकंड थिंग क्या है? यूज एप्रोप्रिएट कंजंक्शन, सही कंजंक्शन का यूज करना। अब कंजंक्शन क्या होता है? कंजंक्शन होते हैं ज्वाइनिंग वर्ड, जो दो वर्ड्स को, दो फ्रेज को, दो क्लॉज को, दो सेंटेंस को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, उसको कंजंक्शन कहते हैं। अब कंजंक्शन भी अलग अलग होते हैं, जैसे कि ये स्टाइलस है, ये मार्कर है, ये टूट जाए तो इसको जोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें कुछ ना कुछ कंजंक्शन चाहिए। इसको जोड़ने के लिए एल्फी वगैरह का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये वीडियो हमारी बहुत वायरल होने वाली है कि एल्फी की ब्रांडिंग कर दी है मैंने। ठीक है, तो पैसा लेना बनता है। अब कोई बेंच वगैरह टूट जाए, लकड़ी की है, तो उसको जोड़ने के लिए फेविकोल और कील चाहिए। लोहे की कोई चीजें टूट जाए तो उसको जोड़ने के लिए क्या चाहिए? उसको वेल्ड कराना पड़ेगा। कपड़ा कोई फट जाए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसकी सिलाई करनी पड़ेगी। अलग अलग कंजंक्शन यूज होंगे। अब कभी ऐसा हो सकता है कि मेरी नोटबुक का कोई पेज फट जाए और उसको मैं वेल्ड कराने के लिए लेके जाऊं, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना? चप्पल जूता टूट जाए उसमें वेल्ड करवाएंगे? नहीं। तो जैसा सेंटेंस है उसके अकॉर्डिंग ही हम कंजंक्शन का यूज करते हैं। ये भी जरूरी है कि इसको आइडेंटिफाई करना। जब तक आप इसको आइडेंटिफाई नहीं करेंगे एप्रोप्रिएट कंजंक्शन यूज नहीं करेंगे, है ना? कई बार तो ऐसे लिखा होता है यूज कंजंक्शन, कंजंक्शन नहीं, एप्रोप्रिएट कंजंक्शन, सही कंजंक्शन, और वो भी किसके अकॉर्डिंग? इसके अकॉर्डिंग। वह भी किसके अकॉर्डिंग? इसी के अकॉर्डिंग, सेंटेंस के अकॉर्डिंग। नंबर थर्ड जो है ना, चेंज इन प्रोनाउन। तीसरा जो चेंज हम करते हैं वो करते हैं प्रोनाउन के अंदर। ठीक है, ये थर्ड चेंज हो गया। फर्स्ट चेंज करा हमने यहां पर, सेकंड चेंज रिमूव कोमा एंड इन्वर्टेड कोमास एंड यूज एप्रोप्रिएट कंजंक्शन। और थर्ड चेंज कहां करेंगे? हम प्रोनाउन के अंदर करेंगे। जो भी प्रोनाउन इधर यूज हुआ है उसका यूज करेंगे। इधर भी कहीं आगे कोई प्रोनाउन यूज हो जाएगा तो उसको चेंज कर देंगे। ये तीसरा चेंज करेंगे। फोर्थ चेंज जो करेंगे हम वो चेंज करेंगे बेटा टेंस के अंदर, चेंज इन टेंस, टेंस के अंदर चेंज कर देंगे। ठीक है जी, चलो जी। टेंस क्या है? अगर इधर प्रेजेंट का टेंस आया है तो वो सब पास्ट में चेंज हो जाते हैं। तो ये हो गया फोर्थ चेंज। नेक्स्ट एंड लास्ट चेंज इज चेंज इन वर्ड ऑफ नियरनेस। जो पास की चीजों के बारे में बताने वाले वर्ड्स होते हैं उनको चेंज कर देते हैं। अब ये क्या होते हैं? ये एडवर्ब्स होते हैं या डेमोस्ट्रेटिव्स होते हैं, इनको चेंज कर देते हैं, एडवर्ब्स और डेमोस्ट्रेटिव। चलो जी, टॉपिक का नाम क्या है जी? द सेंटेंस। अब द सेंटेंस के अंदर हम जानते हैं कि 3 काइंड्स के सेंटेंस होते हैं, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस। हम कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स की इसमें बात ही नहीं कर रहे हैं, हम सिंपल सेंटेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जो सिंपल सेंटेंस होते हैं उसके 5 काइंड्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड के कोई काइंड नहीं होते हैं, तो उधर जाते ही नहीं है। तो सिंपल सेंटेंस जो होते हैं उसके 5 काइंड्स होते हैं। डायरेक्ट ही हम 5 काइंड्स पर आ जाएंगे क्योंकि हम कर रहे हैं रिवीजन। इसको डिटेल में किसी और वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो सेंटेंस होते हैं बेटा उसको समझते हैं, वो होते हैं असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, अब असर्टिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। कितने पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं? 2 में। एक होता है बेटा एफर्मेटिव और दूसरा होता है नेगेटिव। एफर्मेटिव एंड नेगेटिव।
अब assertive सेंटेंस क्या है सर? assertive सेंटेंस इज अ सेंटेंस व्हिच ascertains समथिंग और डिक्लेयर समथिंग। ऐसा सेंटेंस जो किसी चीज की घोषणा करता है, किसी चीज को डिक्लेयर करता है, उसको assertive कहते हैं। अब जो है, जो भी डिक्लेरेशन होता है, जो ascertain होता है, वो टू काइंड से होता है। एक होता है एफर्मेटिव, मींस हम किसी चीज को एक्सेप्ट करते हैं तब, और एक होता है व्हेन वी शो द नेगेशन, जब हम नेगेशन शो करते हैं। इस तरीके से ये सेंटेंस बनते हैं। अब सेकंड सेंटेंस की अगर हम बात करें तो सेकंड सेंटेंसेस होते हैं बेटा इंटेरोगेटिव। जब तक आप इसको अच्छे से नहीं समझेंगे, नरेशन वगैरह भी क्लियर नहीं होगी, टेंस भी क्लियर नहीं होगा, और पैसिव वॉइस भी क्लियर नहीं होगी। इसलिए इसको भी समझना साथ के साथ जरूरी है। ठीक है, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस। नाउ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आल्सो हैव टू काइंड्स। इसके भी दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं सर? फर्स्ट स्टार्ट्स विद हेल्पिंग वर्ब। पहले जो होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले होते हैं। इंटेरोगेटिव का मतलब क्या हुआ सर? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आर द सेंटेंसेस व्हिच इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन। क्वेश्चन को पूछने के लिए जिनका यूज करते हैं वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। अब एक तो शुरू हो जाते हैं किससे? हेल्पिंग वर्ब से। हिंदी के अकॉर्डिंग क्या से शुरू होते हैं, है ना? क्या तुम वहां जाना चाहते हो? क्या तुम पढ़ना चाहते हो? क्या तुम फेल होना चाहते हो? क्या तुम अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो? अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो तो चले आओ फिर कहां पर? शिक्षा परीक्षा चैनल पर। सेकंड कौन से हो गए हैं? स्टार्ट्स विद WH फैमिली वर्ड। जो WH के वर्ड होते हैं जिससे हम क्वेश्चन पूछते हैं उनसे। ठीक है, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस कौन से? इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप। तो टू काइंड्स हो गए हैं। अब जो एफर्मेटिव सेंटेंस है, चाहे वो नेगेटिव सेंटेंस है, दोनों के लास्ट में क्या आता है बेटा? फुल स्टॉप आता है। शुरू में कैपिटल लेटर से शुरू होंगे, लास्ट में फुल स्टॉप आएगा। जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है, चाहे फर्स्ट टाइप है चाहे सेकंड टाइप है। सर इनको अलग अलग क्यों लिख रहे हो? इसके पीछे भी लॉजिक है, उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। चलो जी, नेक्स्ट नंबर थर्ड जो होता है वो होता है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस। अब जो इंपेरेटिव सेंटेंस है वो किस लिए यूज किए जाते हैं? टू गिव ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, इन सब चीजों को एक्सप्रेस करने के लिए हम इंपेरेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं। इसको थोड़ा सा इजी बनाने की वजह से मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। ये 3 काइंड्स के होते हैं, आप इसको कुछ यूं समझ लीजिए। ठीक है, नंबर फर्स्ट जो होते हैं वो होते हैं स्टार्ट्स विद मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म। ऐसे सेंटेंस जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, जैसे कि ओपन योर बुक, ओपन योर नोटबुक, शट द विंडो, कम हियर, गो देयर, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहे हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस है। ठीक है, और इसमें एक हिडन सब्जेक्ट होता है, वो होता है हमेशा यू। कोई और इसके अंदर सब्जेक्ट आता ही नहीं है, वो हिडन सब्जेक्ट होता है, यू रहता है हमेशा। स्टार्ट्स विद मेन वर्ब। अब सेकंड वन क्या है? स्टार्ट्स विद डोंट। अब किसी चीज को हम करने के लिए बोल रहे थे, अब हम उसके लिए मना कर रहे हैं। तो जो सेकंड टाइप होते हैं वो क्या होते हैं? स्टार्ट्स विद डोंट। अभी हाँ कर रहे थे, अभी हम ना कर रहे हैं। अभी मैंने बोला ओपन योर बुक, अब मैं कह रहा हूं डोंट ओपन योर बुक। टॉक टू मी, डोंट टॉक टू मी। गो देयर, डोंट गो देयर, है ना? कम हियर, डोंट कम हियर। इस तरीके से हम इनका यूज करते हैं। तो ये कौन से हो जाते हैं? स्टार्ट्स विद डोंट। नेक्स्ट एंड थर्ड होते हैं स्टार्ट्स विद लेट। ऐसे सेंटेंस जो किससे शुरू होते हैं? लेट से शुरू होते हैं। ठीक है, अब वैसे तो लेट जो है ना ये इसी के अंदर आ सकते हैं, लेकिन इसको हमने अलग ही रखा। लेट से शुरू होने वाले जो होते हैं उसको इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। नंबर 4 जो सेंटेंस होते हैं वो होते हैं बेटा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कौन से होते हैं? द सेंटेंसेस विच एक्सप्रेस द सडन फीलिंग्स एंड इमोशंस। जो अचानक से आने वाली फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, उनको एक्सप्रेस करने का काम करते हैं, इसलिए इनको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, चलो जी। अब ये एंड किससे होते हैं सर? ये तीनों के तीनों ही एंड होते हैं फुल स्टॉप से। चलो जी, ये फुल स्टॉप से एंड हो जाते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होते हैं उसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, जिससे कि आपको और भी अच्छे से ये चीज क्लियर हो जाए। किस किस से शुरू होंगे? नंबर फर्स्ट है स्टार्ट्स विद हाउ एंड व्हाट। सरप्राइजिंग वर्ड है दोनों। ये इंटरोगेटिव सेंटेंस भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन इंटरोगेटिव में और एक्सक्लेमेटरी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है? जब ये हाउ या व्हाट से शुरू होंगे तो इनके नेक्स्ट वाला जो वर्ड है ना वो कभी भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा। हेल्पिंग वर्ब जाएगी सेंटेंस के लास्ट में, है ना? हाउ ब्यूटीफुल द वेदर इट इज, कितना प्यारा मौसम है, और लास्ट में लगेगा मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? जब ये इंटरोगेटिव का काम करेंगे तो तब जो है ना, जो इंटरोगेटिव वर्ड है उसके नेक्स्ट वाला जो वर्ड होगा वो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, लास्ट में लगेगा क्वेश्चन मार्क, तब ये इंटरोगेटिव का काम कर रहे हैं। नेक्स्ट है स्टार्ट्स विद इंटरजेक्शन वर्ड। किससे शुरू होते हैं? इंटरजेक्शन वर्ड से शुरू होते हैं। इंटरजेक्शन वर्ड से शुरू होते हैं। जब ये इंटरजेक्शन वर्ड से शुरू होंगे तो जो भी इंटरजेक्शन वर्ड है उसके नेक्स्ट जो है ना क्या आएगा? मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आ जाएगा, और इनके तो सेंटेंस के लास्ट में आएगा। जब इंटरजेक्शन वर्ड आएगा तो तब मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन कहाँ आएगा? वर्ड के बाद में, और सेंटेंस के लास्ट में आएगा फुल स्टॉप। ठीक है, तो चलो इनका एंड दोनों का ही हम कर देते हैं मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन से। नेक्स्ट एंड लास्ट नंबर 5। नंबर 5 होते हैं बेटा ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस।
अब ऑप्टेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? वे सेंटेंस जिसके अंदर हम गुड या बैड विशेस देते हैं, अच्छी या बुरी किसी के लिए दुआएं करते हैं, ठीक है। वो सेंटेंस किससे शुरू होते हैं सर? ये एक ही काइंड के होते हैं, स्टार्ट्स विद मे। जैसा कि आपका बर्थडे वगैरह हो तो आपके लिए गुड विशेस वगैरह करते हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके टीचर्स हैं, जो भी हैं वो सब आपके लिए गुड विशेस करते हैं, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस एंड होते हैं ये किससे एंड होते हैं? ये भी मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन से एंड होते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर भी हमारी फीलिंग्स जुड़ी हुई होती हैं और जो फीलिंग्स को एक्सप्रेस करे वो ऑप्टेटिव सेंटेंस या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। आई होप ऑल द थिंग्स इज क्लियर टू यू। सर आपने ये सारी चीजें बताई क्यों? इसके पीछे का क्या लॉजिक है? इसके पीछे का भी कुछ लॉजिक है। अब उस लॉजिक को समझ लेते हैं। लॉजिक ये है कि बेटा जब हम नरेशन करते हैं तो बहुत सारी चीजें हमें डाउटफुल रह जाती हैं, उन डाउट को क्लियर करने के लिए। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर हम कंजंक्शन की। किसकी बात कर रहे हैं? कंजंक्शन की बात कर रहे हैं। तो कंजंक्शन कैसे क्लियर होगा? कंजंक्शन क्लियर इसी तरीके से होगा बेटा, और कोई तरीका अपने पास नहीं है। तो कंजंक्शन जो है ना, अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है या नेगेटिव है तो कंजंक्शन यूज हो जाएगा बेटा दैट। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कंजंक्शन यूज होगा इफ या वेदर। इफ या वेदर का यूज होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इंटरोगेटिव सेकंड टाइप में जो WH वर्ड होता है वही कंजंक्शन का काम करता है, ठीक है जी। अब 4 काइंड्स हो गए। अगर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर एफर्मेटिव सेंटेंस आता है तो कंजंक्शन लगाइए दैट, ठीक है। अगर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर नेगेटिव सेंटेंस आता है तो भी कंजंक्शन आएगा दैट। अगर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला सेंटेंस है तो कंजंक्शन लगाएंगे हम इफ या वेदर, इन दोनों में से कोई एक, दोनों नहीं एक। अब कुछ बच्चे क्या गड़बड़ कर देते हैं, दैट भी लगाते हैं और इसको भी लगाते हैं। ऐसे नहीं करना है, इसके लिए एक अलग ही कंजंक्शन है, या तो इफ लगा दो या वेदर लगा दो। कुछ जो है ना यहाँ पर भी गड़बड़ कर देते हैं, WH वर्ड जो है उसी को कंजंक्शन माना जाता है ना, तो फिर जब वो कंजंक्शन आपने लगा दिया है तो दो कंजंक्शन क्यों लगेंगे? दूसरा कंजंक्शन यूज नहीं करेंगे। इंपेरेटिव अगर सेंटेंस है तो इंपेरेटिव सेंटेंस में अगर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है तो कंजंक्शन यूज होगा टू। अगर डोंट से शुरू हो रहा है तो कंजंक्शन यूज होगा नॉट टू, ठीक है जी। अगर लेट से सेंटेंस शुरू हो रहा है तो भी टू कंजंक्शन यूज करेंगे। अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी कंजंक्शन यूज हो जाता है दैट, ठीक है जी। अगर ऑप्टेटिव सेंटेंस है तो भी कंजंक्शन यूज होता है दैट। अब यहां पर भी दैट यूज हो रहा है, अफर्मेटिव में भी दैट यूज हो रहा है, एक्सक्लेमेटरी में भी दैट यूज हो रहा है, तो लेकिन सेंटेंस तो हमें समझ में आ रहे हैं ना कि कौन से हैं। जब हम उनको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं तो ये सारी चीजें भी हमारी क्लियर हो जाएंगी। तो नेक्स्ट चीज होगी बेटा, ये पॉइंट नंबर 2 था हमारा, जिसमें हम कंजंक्शन को क्लियर कर चुके हैं और मुझे अच्छे से उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलो जी, अब इससे आगे की बात कर लेते हैं। अब आगे की बात कर लेते हैं, क्या है इससे आगे की बात? इससे आगे की बात ये है कि बेटा साथ के साथ ही इस चार्ट को इस वजह से बनाया है ताकि आपके 2 टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। अब 2 क्या? अब बात करते हैं नंबर फर्स्ट की। क्या था? नंबर फर्स्ट था रिपोर्टिंग वर्ब्स, वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब की वर्ब को चेंज करते हैं कि नहीं करते हैं? बिल्कुल करते हैं सर। अब करते हैं तो किस तरीके से कर देते हैं? अगर एसर्टिव सेंटेंस है तो जो भी इधर वर्ड आया है वो चेंज हो जाएगा किसमें? टोल्ड में। अब क्या चेंज होगा? अगर आया है सेड टू तो उसको टोल्ड में चेंज कर देंगे। अगर सेज वर्ड आया है तो उसको टेल्स में चेंज कर देते हैं, ठीक है। ये दोनों चीजें याद रखना है। चलो मैं लिख भी देता हूं, सेड टू को चेंज कर देते हैं किसमें? टोल्ड में। और अगर सेज टू है तो उसको यूज कर देते हैं किसमें? टेल्स में, ठीक है। एसर्टिव सेंटेंस अगर आ जाता है तो प्रेजेंट में है तो टेल्स आएगा, पास्ट में है तो टोल्ड आएगा, और फ्यूचर में है तो विल से आएगा। तो विल से किस में चेंज हो जाएगा? विल टेल में यूज हो जाएगा। चलो जी, इंटरोगेटिव सेंटेंस की अगर बात करें तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या यूज हो जाता है? आस्क्ड। आस्क्ड यूज हो सकता है, आस्क यूज हो सकता है, इंक्वायर्ड यूज हो सकता है, डिमांडेड वर्ड यूज हो सकता है। ये सब वर्ड यूज हो सकते हैं। अब ध्यान रखना है आपको किसके अकॉर्डिंग? टेंस के अकॉर्डिंग ध्यान रखना है। देखो मैंने आस्क लिखा है, आस्क क्यों लिखा है? क्योंकि ये प्रेजेंट में है। ये आस्क का आस्क भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? जब सिंपल आएगा तो प्रेजेंट सिंपल का टेंस आएगा तो आस्क में चेंज हो जाएगा, नहीं तो पास्ट में आ रहा है तो ये यूज कर सकते हैं, आस्क्ड, इंक्वायर्ड और डिमांडेड यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलो जी, इससे आगे की बात करते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस है तो जो सेड टू वर्ड आ रहा है तो उसको किस में चेंज कर देते हैं? कमांडेड में वर्ड चेंज कर देते हैं। सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। कमांड दे रहा है तो कमांडेड, ऑर्डर दे रहा है तो ऑर्डर्ड, ठीक है। रिक्वेस्ट कर रहा है तो रिक्वेस्टेड, सजेस्ट कर रहा है तो सजेस्टेड, एडवाइस कर रहा है तो एडवाइज्ड। इस तरीके के वर्ड यूज हम कर सकते हैं। आई होप ऑल द थिंग्स आर क्लियर टू यू। बहुत अच्छे से आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। चलो जी, अब इससे आगे की बात कर लेते हैं। क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जब आएगा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर तो वर्ड सिंपल सा यूज करना है एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड विद,
इस वर्ड को आप यूज करेंगे और इसके आगे के जो वर्ड हैं वो इंटरजेक्शन वर्ड के अकॉर्डिंग चेंज होते चले जाएंगे। क्या कर देंगे? एक्सक्लेम्ड विद सोरो, अगर कोई दुख वाली बात है तो एक्सक्लेम्ड विद सोरो, एक्सक्लेम्ड विद पेन, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जी, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर हम ये यूज कर सकते हैं। अगर यहां पर ऑप्टेटिव सेंटेंस है, ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंदर क्या है? ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंदर आया है सैड टू, तो उसको विश्ड में चेंज कर सकते हैं, ब्लेस्ड में चेंज कर सकते हैं अगर किसी को आशीर्वाद दिया तो, और अगर किसी को उल्टा सीधा बोलना है तो हम किसी के लिए भी कर्स वर्ड यूज कर सकते हैं। मेरा मानना तो यह है बिल्कुल ना करें, भगवान से डरें। ठीक है बेटा, तो ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। उम्मीद है आपको यहां तक का टॉपिक जो है ना बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसका एक अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस स्क्रीनशॉट से ही आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन स्क्रीनशॉट में मैं नहीं आना चाहिए हूं, ठीक है, उसको अच्छे से आप देख लेंगे। अंडरस्टैंड? आगे बढ़ते हैं जी। कितने चेंज हो गए? 2। कौन कौन से? रिपोर्टिंग वर्ब की वर्ब चेंज हो गई है और कंजंक्शन यूज करने आ गए हैं हमें। अब थर्ड वाले चेंज के बारे में बात करते हैं। थर्ड वाला चेंज क्या था जी? चेंज इन प्रोनाउन। अब जो भी प्रोनाउन इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आए हैं उनके अंदर कुछ चेंजेस करने होते हैं। क्या क्या चेंजेस करने होते हैं, कैसे चेंजेस करने होते हैं? सिंपल सा फॉर्मूला है, एक नहीं 1000 बार आप सुन चुके होंगे, लेकिन उसको समझ लेना। शुरू में जब मैं पढ़ता था तब मुझे भी समझ में नहीं आता था, लेकिन आजकल तो इतने अच्छे से समझ में आ रहा है ना, क्योंकि पढ़ाते हुए 17-18 साल हो गए, अब समझ में आ रहा है। जब समझ में नहीं आया था, क्यों? क्योंकि अपनी ट्रिक बनाई ना, हो सकता है समझाने वालों का तरीका सही नहीं था। बेटा दोनों चीजों में लेवल की बात होती है। लेवल मतलब अगर स्टूडेंट का लेवल ये है और बच्चे का भी लेवल ये है तो बिल्कुल अच्छे से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन अगर ये अप डाउन चल रहा है, टीचर इस लेवल का है, बच्चा इस लेवल का, तो दिक्कत आ रही है। या बच्चे इस लेवल के हैं, टीचर जो है ना 5वीं पास घुसा दो तुम क्लास के अंदर, तो भी बड़ी दिक्कत आने वाली है। तो ऐसे प्रॉब्लम आती है। बेटा यहां पर होना चाहिए लेवल। चलो जी, SON, सन का मतलब होता है बेटा, जैसे कि आप जो है ना किसी के बेटे हैं, और 1 2 3 भी हो सकते हैं। चलो जी आगे बात करते हैं। अगर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, मैं यहाँ इन्वर्टेड कॉमास भी लगा देता हूँ, क्लियर हो जाएगी चीज। अगर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आ रहे हैं, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन का मतलब हो गया बेटा आई वी, है ना, 2 ही ये होते हैं, लेकिन इसके अलग अलग केस होते हैं। आई और वी सब्जेक्टिव केस, मी एंड अस ऑब्जेक्टिव केस, और माई और अवर ये क्या हो गया? ये हो गया डिटर्मिनर। और माइन, अवर्स, माई सेल्फ, अवर सेल्फ, ये सब वर्ड अगर कहीं आ रहे हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप उसको चेंज कर देंगे। किसका सब्जेक्ट? भाई हमें भी ये बात बहुत बार बताई गई कि रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे। सब्जेक्ट तो 2 जगह आ रहे हैं ना, रिपोर्टिंग वर्ब में भी आ रहा है, रिपोर्टेड स्पीच में भी आ रहा है। कौन से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जो भी सब्जेक्ट है तुरंत उधर देखने के लिए जाइए कि वहां क्या रहा है, उसको चेंज कर दो उसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, कुछ सेंटेंसेस भी हम इसमें करेंगे तो तब हमें ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सेकंड पर्सन का अगर प्रोनाउन आ रहा है तो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन क्या है? यू, योर, योरसेल्फ, योर्स, ये सारे सेकंड पर्सन के प्रोनाउन है। पूरी की पूरी टेबल के अंदर जो ये वर्ड आते हैं तो ये सेकंड पर्सन के प्रोनाउन है। सर इनको चेंज कर देंगे किसके अकॉर्डिंग? किसके अकॉर्डिंग? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। किसका ऑब्जेक्ट है? रिपोर्टिंग वर्ब का। इसको अच्छे से याद रखना, किसको? रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ये ध्यान ही रखना है आपको। इसके अकॉर्डिंग आप चेंज करेंगे। कई बार तो जो है वहीं के वहीं घूमते रहते हैं, नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं होगा। अब चलो जी, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन अगर आ जाते हैं, कौन कौन से होते हैं? ही, शी, इट और दे, ये थर्ड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं। अगर ये वर्ड इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आ रहे हैं या इनसे संबंधित आ रहा है, ऑब्जेक्टिव केस में ही का हिम होता है, सी का हर होता है, इट और दे का देम होता है, ये वर्ड आ रहे हैं तो फिर इनको किस तरीके से चेंज करेंगे? बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे। क्यों चेंज करेंगे? क्या जरूरत है चेंज करने की? कोई जरूरत ही नहीं है। एन फॉर नो चेंज, है ना, एन फॉर नो चेंज। नो याद नहीं रहे तो नवीन सर को याद रखना है। नवीन सर कौन से वाले? शिक्षा परीक्षा वाले। भाई बहुत ही अच्छे टीचर हैं, बड़े प्यार से समझाते हैं, बताते हैं, मजा आ जाता है। तो प्रोनाउन चेंज करने आ गए हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज का टॉपिक बहुत ही अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। चलो जी इससे आगे की बात कर लेते हैं। कितने चेंज हो गए बेटा? 3 चेंज हो गए हैं। कितने? 3 चेंज हो गए हैं। चौथे चेंज की बात करते हैं। टेंस। क्या है बेटा? चेंज इन टेंस। चेंज इन टेंस। अब टेंस कैसे चेंज करना है? क्या चेंज कर दें टेंस में? हैं, कुछ ना कुछ तो चेंज करना पड़ेगा। नमक मिर्च तो मिलानी पड़ेगी। नमक मिर्च नहीं मिलाएंगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी, हमारी बात वैसी की वैसी कैसे रह जाएगी, है ना। होंगे आपके क्लास में कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी, आपने बोला तो कुछ और जाके बताएंगे कुछ और। खतरनाक वाले होते हैं ये। क्लास में आपके मुंह से कोई शब्द निकल जाए, सर ऐसे बोल रहा है, वाह क्या सीन है, क्या नजारा है। चलो जी, डायरेक्ट स्पीच में अगर ये सेंटेंस आ जाएं तो इनडायरेक्ट स्पीच में इस तरीके से चेंज कर देना है। समझ गए मेरे लाल?
मेरा बच्चा, मेरा बाबू समझ गया है बहुत अच्छे से, हैं? हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगर टेंस आ जाए बेटा किसमें, प्रेजेंट सिंपल में, जानते होंगे प्रेजेंट सिंपल, तो प्रेजेंट सिंपल के अंदर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, नेगेटिव इंटरोगेटिव में डू और डज हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। तो किसमें चेंज कर देंगे उसको, पास्ट सिंपल में, पास्ट सिंपल में चेंज कर देंगे। ठीक है, अगर पेन से संबंधित कुछ दिक्कत आपको आ रही है तो उसका सॉल्यूशन हमारे पास है, क्या कर देंगे, कलर ही चेंज कर देते हैं, क्योंकि हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हैं ना, तो कलर भी चेंज कर सकते हैं हम। चलो जी नेक्स्ट बात करते हैं सर, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अगर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर सेंटेंस आ रहा है कौन सा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, कौन सा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो किसमें चेंज कर दें, कर दो सर पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। किसमें चेंज कर दो, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब आती है इज, एम, आर, तो इसमें आती है वाज, वर। इधर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आती है सर कंटिन्यूअस में, इधर भी सेम ही आती है, कहां दिक्कत आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट टेंस होता है बेटा प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट, माधुरी दीक्षित बोलती है ना एकदम परफेक्ट, है ना। चलो जी प्रेजेंट परफेक्ट को चेंज कर देते हैं किसमें, पास्ट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होती है, प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग यूज होती है हैज एंड हैव, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सिंगुलर हैज, सब्जेक्ट प्लूरल हैव, किसमें चेंज कर दो, हेड में। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है सर इधर, तो इधर कौन सी आएगी, सेम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट का मतलब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। चलो जी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो उसको चेंज कर देंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। ठीक है जी, तो चार टेंस आए हमारे सामने, चारों के काम इधर हमने चेंज कर दिए है ना, काम कर दिया है तमाम। अब चलो जी अगर ये चारों आ जाएं हमारे पास तो हम क्या करेंगे, इनको भी चेंज करेंगे। किसमें, पास्ट सिंपल आ गया है सर, तो पास्ट सिंपल को चेंज करेंगे हम किसमें, पास्ट सिंपल को चेंज कर देंगे पास्ट परफेक्ट में। चलो जी नेक्स्ट क्या है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का टेंस अगर आ जाता है तो उसको चेंज कर देते हैं किसमें, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब तो आपको सबको याद होंगी, जिसको याद है वो अच्छे से टाइप करके जो है ना कमेंट में जाकर लिख देना। ठीक है, ये टाइम आपको निकालना है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस, इससे आपका भी एक बार रिवीजन हो जाएगा और कुछ जो बच्चे और बाद में आने वाले हैं इस वीडियो को देखने के लिए उनको भी हेल्प मिलेगी। चलो जी अब आगे कौन सा टेंस आ गया है, पास्ट परफेक्ट आ गया है सर। अब पास्ट परफेक्ट आ गया है तो क्या करना है गुरुजी, अरे क्या करोगे, नो चेंज, चेंज ही नहीं करेंगे। बहुत कुछ चेंज करके देख लिया सर, कुछ परिवर्तन जिंदगी में हो ही नहीं रहा है ना। चलो जी अगर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ही आ जाए तो क्या करना है सर, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है जी, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आ जाए बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे, छेड़ेंगे भी नहीं, टेंस रहेगा ऐसे कैसे ही। गुरुजी एक चीज और करना, बाकी के चेंजेस होंगे, केवल टेंस चेंज नहीं होगा, प्रोनाउन में चेंज होगा, नियरनेस ऑफ वर्ड जो है उनमें भी चेंज होगा, लेकिन क्या चेंज नहीं होगा, टेंस चेंज नहीं होगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं। फ्यूचर सिंपल का टेंस आ जाए सर तो हम क्या करेंगे, क्या करोगे, क्या कर सकते हो आप, हैं, टेंस चेंज कर सकते हो, नहीं कर सकते, क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब चेंज करेंगे। बेटा हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर सिंपल में यूज होती है विल और शैल, तो उसको चेंज कर देंगे किसमें, वुड और शुड में। सब्जेक्ट का ध्यान रखना है, अगर ही आया है तो ही के साथ वुड का यूज करेंगे। प्रोनाउन चेंज कर दिया, पहले आई आ रहा था तो आई के साथ शैल आ रहा था, शैल को शुड में तो चेंज कर दिया, लेकिन प्रोनाउन भी तो चेंज करा ना, उसके अकॉर्डिंग उसका तालमेल बिठा लेना है आपको। चलो जी गुरुजी आगे बढ़ते हैं, क्या है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का अगर टेंस आ जाए सर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर तो क्या करूं, हेल्पिंग वर्ब यूज होती है विल बी और शैल बी, तो किसमें चेंज हो जाएगी, हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी वुड बी और शुड बी में। ठीक है जी, चलो जी आगे बढ़ते हैं। टेंस नंबर 11, सर अगर फ्यूचर परफेक्ट आ जाए तो क्या करना है। फ्यूचर परफेक्ट आ जाए तो भी हम हेल्पिंग वर्ब भी चेंज करेंगे, और हम कर ही कह सकते हैं, छोटी सी बात है, क्या यूज करेंगे, विल हैव को चेंज कर देंगे किसमें, वुड हैव में, और शैल हैव को चेंज कर देंगे शुड हैव में। आई होप ऑल द थिंग इज क्लियर टू यू। यहाँ तक की सारी चीजें आपको समझ में आ रही होगी, समझ में आ रही हैं तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को दबा के लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर भी करना है, हिंदुस्तान के हर बच्चे के पास इस वीडियो को पहुंचा देना, क्योंकि इससे बेहतर तरीका कहीं आपको नहीं मिलने वाला है। किसको समझने का, नरेशन को समझने का। ठीक है जी, नेक्स्ट क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, बताओ 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 जल्दी बताओ। हाँ जी नितिका क्या आती है हेल्पिंग वर्ब,
फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। कल की वीडियो में भी तो वायरल हो गई है सर ये नीतिका कौन है, कमेंट में बच्चे पूछ रहे हैं सर नीतिका कौन है। नीतिका अपने यहाँ पर एक ट्यूशन में पढ़ने वाली बच्ची है, हैं? हाँ जी, कल वाला जो आपका कमेंट था ना उसका जवाब ये है, नीतिका हमारे यहाँ बच्ची पढ़ती है। और देख लो, अगर मैं आपको कैमरे से दिखाऊं तो इसके सामने कोई बुक नोटबुक नहीं है, ये ऐसे पढ़ती है ना। इसके रोल नंबर भी मैं कमेंट में डाल दूंगा, जब इसका रिजल्ट आएगा तो आपको रिजल्ट इसका अच्छे से चेक करना है। चलो आगे बढ़ते हैं जी। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस अगर टेंस है तो किस में चेंज करेंगे सर? विल हैव बीन को चेंज कर देंगे किसमें? वुड हैव बीन में। और शैल हैव बीन को चेंज कर देंगे किसमें? शुड हैव बीन में। शुड हैव बीन। तो बेटा इस तरीके से हम सारे के सारे टेंसेज को चेंज करेंगे। क्लियर है? नरेशन के अंदर इस तरीके से टेंस चेंज हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इससे सारे डाउट्स को आप क्लियर कर सकते हैं रिलेटेड टू द टेंस। जो भी कोई आपको डाउट आ रहा है वो सारे के सारे टेंस से रिलेटेड यहाँ पर सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट लास्ट थिंग क्या चेंज करते हैं सर? लास्ट चीज जो हम चेंज करने वाले हैं, हम नहीं चेंज करने वाले हैं, जो ग्रामेरियन है ना जिन्होंने इंग्लिश ग्रामर को बनाया है उन्होंने कुछ रूल्स बनाए हैं, उस रूल के अकॉर्डिंग आगे बढ़ते हैं। चेंज इन मॉडल्स। मुझे पता है आप कमेंट में जाके ये कहेंगे कि सर कुछ भूल गई। भूला नहीं हूं, हैं? कभी भूला कभी याद किया? नहीं, याद नहीं किया, कंटिन्यूअस वीडियो चल रही है ना। अब जो है चेंज इन मॉडल्स, बेटा डायरेक्ट स्पीच के अंदर अगर कैन आ जाए तो फटाक से उसको चेंज कर देंगे कुड में। मे आ जाए तो उसको चेंज करेंगे माइट में। विल आ जाए तो सर क्या करें? विल को तो हम पहले भी वुड में ही चेंज कर रहे थे, बाकी इसका कुछ हो नहीं सकता है। शैल आ जाए तो सर क्या करेंगे? शुड में चेंज कर देंगे, है ना। हैड टू आ जाए, चल हैज या हैव आ जाए तो हैज हैव आ जाए तो उसको हैड में चेंज कर देंगे। सर हैड ही आ जाए तो हैं तो इसको हैड टू में चेंज कर देते हैं। ठीक है, कई जगह आपको ऑप्शन में मस्ट भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो आप अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। ठीक है, कई जगह लिखा हो सकता है नो चेंज, ऐसा भी आपको मिल सकता है, बहुत सारी चीजें हैं। चलो जी ये हो गया है। उसके बाद अगर सर वुड ही आ जाए तो क्या करूं? नो चेंज मत कर, कुछ भी चेंज मत कर, क्या जरूरत है, पंगा ही नहीं लेना है। शैल की जगह शुड यूज होता है, लेकिन शुड ही आ जाए तो नो चेंज, चेंज ही नहीं करेंगे। सर कुड ही आ जाए तो क्या करूं? क्यों चेंज करना है? नो चेंज। सर माइट आ जाए तो भी हम चेंज नहीं करेंगे। ठीक है जी। अगर ought to आ जाए तो सर क्या करें? ought to आ जाए तो भी नो चेंज, बिल्कुल ही चेंज नहीं करना है। और अगर used to आ जाए तो क्या करूं सर? नो चेंज। इस तरीके से आप मॉडल्स को चेंज कर सकते हैं। आई होप ऑल द थिंग्स आर क्लियर टू यू, है ना। कुछ रहा तो नहीं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कौन सा मॉडल्स रह गया? रह गया क्या कोई? रह गया ना, मस्ट रह गया, मस्ट। ये अपना आप में मस्त ही है, उधर घूम रहा है, इधर नो चेंज। ठीक है, इसको भी चेंज नहीं करेंगे। इज इट क्लियर टू ऑल? ये टेंस से रिलेटेड ही है। जिस तरीके से हमने टेंस को चेंज करा है उसी तरीके से हम मॉडल्स को इस तरीके से चेंज करेंगे। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे से इस टॉपिक को समझ रहे होंगे। और अभी लास्ट पॉइंट और बाकी बचा हुआ है, वर्ड ऑफ नियरनेस। उसके बारे में तो हम भूल ही रहे थे, लेकिन भूलेंगे नहीं। चलो जी लास्ट चेंज करते हैं बेटा, चेंज इन एडवर्ब्स। एडवर्ब्स कह सकते हैं और डेमोन्स्ट्रेटिव्स। डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब क्या होता है? इशारा करने वाले शब्द। ठीक है, तो मैं आपको इशारा कर रहा हूं बेटा, क्या है? चैनल को करना है सब्सक्राइब। करो, मुझे क्या देख रहे हो? सब्सक्राइब कर लो यार। कितने अच्छे बच्चे हैं, पहले से ही सब्सक्राइब करके बैठे हैं। अब सब्सक्राइब कर रखा है तो फिर लाइक कर दो, कमेंट कर दो, अच्छा बुरा जैसा भी आपको लग रहा है वो मुझे बताइए। कोशिश अपनी पूरी जारी है, नहीं छोड़ेंगे हम किसी भी चीज को। चलो जी, डायरेक्ट स्पीच में अगर ये वर्ड आ जाएं तो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या करेंगे? क्या करेंगे कनिष्का? आज तेरे को वायरल कर देता हूं, हैं? क्या चेंज करेंगे? डायरेक्ट स्पीच में वर्ड ऑफ नियरनेस क्या क्या आ सकते हैं? आ सकते हैं सर नाउ, एडवर्ब है, इसमें चेंज हो जाएगा देन में। एडवर्ब है टुडे, किस में चेंज कर दूं सर? दैट, डे में चेंज कर देते हैं, है ना। एडवर्ब है हियर, चेंज कर दो देयर में, है ना। वर्ड ऑफ नियरनेस और क्या है? यस्टरडे। यस्टरडे को किस में चेंज करेंगे? द प्रीवियस डे में। ठीक है, वर्ड आ जाए अगर टुमारो,
तो यूज करते हैं द नेक्स्ट डे या फॉलोइंग डे, इस तरीके से यूज कर सकते हैं। कई बार जो है ना गो को जो है ना, सॉरी गो को नहीं, कम को जो है ना गो में भी चेंज कर देते हैं, मतलब ये वर्ब भी चेंज हो जाती है। अगर वर्ड आ जाए बेटा दिस तो चेंज कर दो इसको दैट में। पास की चीज़ों के बारे में बता रहे हैं ना, दूर हट, तो दिस को चेंज कर देंगे हम दोज में, ठीक है। तो इस तरीके से हम इन वर्ड्स को चेंज कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं आज का टॉपिक बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को जरूर एक बार देख लेना है वापस से, जब भी कभी आप नरेशन से रिलेटेड कोई सेंटेंस करने वाले हो, ठीक है। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अच्छे से अच्छे कमेंट भी इसमें आप लिख कर जाएं, जिससे कि मेरी बड़ी तारीफ हो जाए, क्योंकि मैं भूखा हूं केवल और केवल तारीफ का। और हिंदुस्तान के कोने कोने तक इस वीडियो को पहुंचा दो, जो भी बच्चा सीबीएसई से पढ़ रहा है और जो बच्चे क्लासरूम के अंदर बैठे हैं उससे भी कहना है, आपके बारे में नाम लिया है बेटा पार्थ, आपका भी नाम लिया है ना। तो ये है पार्थ चौधरी, बहुत ही सिंसियर स्टूडेंट है, तो ये भी शेयर करेगा अपने दोस्तों को, जितने भी बच्चे हैं उनको सबको शेयर करना है, ग्रुप में डाल दो अपने स्कूल के कि इस वीडियो को देखो, नरेशन हो गई है क्लियर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, लाइक कमेंट एंड शेयर। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।